हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा 11th क्लास के आज हमारे पास इस लेक्चर के अंदर क्या है हमारे पास टॉपिक है टैक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, हमारे पास आज का टॉपिक है टैक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है बेटा, अब टैक्सोनॉमिकल एड का मतलब क्या है? देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने टैक्सोनॉमी स्टार्ट की थी बेटा, और टैक्सोनॉमी क्या बताई थी? वो एक तरीके से ब्रांच है जो हमें मेन जो प्रिंसिपल्स हैं, जो लॉज हैं, जो हमें किसी भी ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन के अंदर यूजफुल है। मतलब वो सब लॉ हम बनाते हैं, वो प्रिंसिपल्स हम प्रिपेयर करते हैं जिनके बेस के ऊपर हम टैक्सोनॉमी ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर सकते हैं, यानी बायोडाइवर्सिटी जो है ऑर्गेनिजम्स की उसको स्टडी कर सकते हैं। तो हमारे पास टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या है बेटा? टैक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब होता है कि वो सब थिंग्स, वो सब टूल और टेक्निक्स, ठीक है ना बेटा, वो सब टूल और टेक्निक्स या वो इंफॉर्मेशंस जो भी हम क्या करते हैं, जिनको हम यूज करते हैं बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए। तो आप ये कह सकते हो टैक्सोनॉमिकल एड का मतलब होता है एनीथिंग्स which help in study of biodiversity। अब इसके लिए हमारे पास एनीथिंग का मतलब, एनीथिंग्स का मतलब में हम ये बोल सकते हैं बेटा टूल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है ना, टूल्स एंड टेक्निक एंड स्पेशल एरिया। ठीक है, वेयर द रिचनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वेयर द रिचनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, जहां पर बायोडाइवर्सिटी भी प्रेजेंट होती है। तो कुछ हमने ऐसे एड्स बना लिए हैं बेटा, ऐसा सिस्टम बना लिया है अपनी तरफ से, हम उसको आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं, जिनके बेस के ऊपर हम बायोडाइवर्सिटी की स्टडी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास गार्डन है बेटा, ठीक है, हमारे पास गार्डन है, या भाई एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हर्बेरिया है बेटा, बोटेनिकल गार्डन्स, ठीक है बेटा, बोटेनिकल गार्डन है। जैसे बेटा हमारे पास और क्या क्या हो सकता है, म्यूजियम्स है बेटा, जूलॉजिकल पार्क है, जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। अब जूलॉजिकल पार्क, ये सारे के सारे प्लेस हैं बेटा, जिनके बेस के ऊपर हम बायोडाइवर्सिटी को स्टडी कर सकते हैं और एलाबोरेट कर सकते हैं पब्लिक पर्पज के लिए। तो मींस एक एक करके हम इन बायोलॉजिकल एड्स को पढ़ेंगे बेटा सबको। सबसे पहले हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हर्बेरिया, ठीक है। हर्बेरियम का मतलब क्या होता है, ये हर्बेरिया का मतलब क्या होता है? ये सबसे पहले जो हर्बेरिया है बेटा, इसको हर्बेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्बेरियम, ठीक है, हर्बेरिया या हर्बेरियम, ठीक है। अब ये क्या होता है? दिस इज द प्लेस फॉर द हर्बेरियम जो होता है, ए प्लेस वेयर वी प्रिजर्व द प्लांट्स, ठीक है ना, मतलब डेड एंड ड्राइड प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स। जो प्लांट्स है ना बेटा, वो ड्राइड हैं, डेड हैं, उन पार्ट्स को हम प्रिजर्व करते हैं। एक ऐसा जगह होती है जहां पर हमें प्लांट्स जो डेड होते हैं या ड्राइड प्लांट जो पार्ट होते हैं बेटा, उन प्लांट्स को हम प्रिजर्व करते हैं अंडर स्पेशल फीचर ऑफ प्रिजर्वेशन, ठीक है। इसके लिए हम स्पेशल कंडीशन प्रिपेयर करते हैं बेटा, उसके बेस के ऊपर हम प्रिजर्व करते हैं। और इसमें क्या होता है, देखिए यहां पर क्या है, प्रिजर्वेशन है, यहां पर है बेटा प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है ना, ऑन द पेपर, ठीक है बेटा, ऑन द
पेपर, ठीक है। आफ्टर पासिंग ए स्पेशल प्रिजर्वेशन मेथड, ठीक है बेटा, उसके लिए एक स्पेशल मेथड है, उस मेथड का यूज करके हम, ठीक है। अब वो मेथड क्या है बेटा हमारे पास है, उस स्पेशल मेथड को हम कैसे बोल सकते हैं कि वो क्या चीज है। देखिए बेटा स्पेसिफिक टेक्निक है वो, एक तरीके से आप इस मेथड का मतलब टेक्निक समझे, प्रिजर्वेशन टेक्निक समझ लीजिए। टेक्निक, एक स्पेशल टेक्निक को हम फॉलो करते हैं और उस टेक्निक के बेस के ऊपर हम प्रिजर्वेशन करते हैं बेटा। अब वो स्पेशल टेक्निक क्या है, इस टेक्निक में हम क्या करते हैं बेटा, देखिए हमारे पास जो कंडीशन है कि कौन कौन सी टेक्निक है, क्या क्या है, आप इस बात को ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या करते हैं हम उसके अंदर। नंबर 1 हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले किसी भी प्लांट पार्ट को हम कलेक्ट करते हैं। अब प्लांट पार्ट को कलेक्ट क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि प्लांट तो बहुत बड़े बड़े हैं, हम उसको पेपर पे प्रिजर्व तो नहीं कर सकते, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट जो होते हैं, लीफ है, स्टेम है, रूट है बेटा, सीड है, फ्लावर है, उनको प्रिजर्व करते हैं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, अगर प्लांट का हमारे पास छोटा कोई स्पीसीज स्पेसिमेन प्रेजेंट है तो उसको डायरेक्टली कंप्लीट प्लांट को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लांट्स को हम पिक करते हैं, काट लेते हैं, कटिंग करके या कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं बेटा, पेपर पे लगाते हैं, नॉर्मल वे पे पेपर पे रखते हैं और उसको मतलब टोटल फ्लैटेड कर देते हैं। अब उसके ऊपर फिर से एक पेपर लगा देते हैं, देन उसके ऊपर हम वेट रख देते हैं, ठीक है। अब वेट रखने का मतलब क्या, प्रेस कर दिया हमने उसको, ताकि उसकी जो शेप है बेटा वो यो की यो फ्लैटेड कंडीशंस में मेंटेन रहे। अब ऐसी सिचुएशन में जब हम प्लांट को रखते हैं बेटा, तो 2, 4, 10, 12 दिन के बाद क्या होता है, उस पार्टिकुलर प्लांट्स की जो भी पार्ट है बेटा उसमें से वाटर जो होता है वो इवापोरेट हो जाता है और वो प्लांट का पार्ट जो है बेटा वो ड्राई हो जाता है। अब ऐसे में अगर हमारे पास प्लांट्स के पार्ट बड़े हैं बेटा, तो उसके लिए हम स्पेशल कंडीशंस का यूज करते हैं। एन या डब्ल्यू टाइप की जो कंडीशन होती है हमारे पास, एन या डब्ल्यू टाइप की जो कंडीशन होती है बेटा, मतलब फोल्डिंग कंडीशन है। जब हमारे पास स्पेसिमेन थोड़ा सा बड़ा होता है और उसको हमने इकट्ठा रखना जरूरी है, तो ऐसे में आप समझ रहे हैं ना, एन फोल्ड करके या डब्ल्यू फोल्ड करके उसको हम रख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये डब्ल्यू है वो वी शेप का हो जाएगा बेटा, तो इस तरीके से हम रख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, उस पार्टिकुलर जो स्पेसिमेन हमारे पास ड्राइड कंडीशन में आ गया बेटा, अब उस पार्टिकुलर स्पेसिमेन को हम क्या करेंगे, जो व्हाइट पेपर होता है उस व्हाइट पेपर के ऊपर हमने उसको पेस्ट करना है। अब कंडीशन ये है हमारे पास, अगर मान लीजिए आपके पास सैंपल जो है बेटा वो वेट है, गीला है एक तरीके से, अब आप उसको पेस्ट करोगे तो वो एक तरीके से उस पर्टिकुलर रीजन के ऊपर मतलब वहां पर फंगस का इन्फेक्शन, माइक्रोब का इन्फेक्शन पॉसिबल है। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, तो उस प्रॉब्लम से बचाने के लिए उसको सबसे पहले प्रॉपर ड्राई करें। अगर ऐसा फिर भी है, अगर वेट कंडीशन में ही आपने उसको प्रिजर्व करना है, तो बेटा आप गोंद का ग्लू का यूज ना करें, उसकी जगह पर आप नॉर्मली टेप जो होती है, व्हाइट सेलो ट्रांसपेरेंट टेप जो होती है उसका यूज करें बेटा, और उसके साथ उसको लगाएं। उसके साथ साथ आप एक कॉर्नर के अंदर बेटा उसका जो भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, सिस्टमेटिक कंसेप्ट ऑफ सिस्टमेटिक के अकॉर्डिंग जो भी उसके पास उसका एक तरीके से किंगडम क्या है, प्लांट है, प्लांटिंग किंगडम है बेटा, उसका डिवीजन क्या है, क्या उसकी क्लास है, क्या उसका ऑर्डर है, क्या फैमिली है, जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, वो सब डिस्ट्रीब्यूशन आप उसको लिखना है बेटा। उसमें कॉमन नेम जो भी होता है, नॉर्मली कॉमन नेम, इंग्लिश नेम, वो जो सब चीजें होती है आप उसको भी लिख सकते हैं। उसके साथ उसकी हैबिटेट क्या है कि वो किस पार्टिकुलर लोकेशन पर मिलता है, ठीक है, या उसकी कोई इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है बेटा, वो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी आपने लिखनी होती है। अब ये जो प्रोसेस है बेटा जिसमें हर्बेरियम की फॉर्मेशन होती है, हमारे पास इसके लिए स्पेशल कुछ रोल्स हैं हर्बेरियम के। तो वो रोल्स क्या है, वो रोल्स मैं आपको बताता हूं। रोल ऑफ हर्बेरियम जो भी है हमारे पास वो हम आपको बताते हैं क्या है। हमारे पास क्या है बेटा, रोल्स ऑफ हर्बेरियम, ठीक है। अब हम रोल्स की बात करते हैं, तो देखिए
तो इसमें बेटा हमने आपके सामने लिखे हैं रोल्स ऑफ हर्बेरिया। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, रिपोजिटरी ऑफ द प्लांट स्पेसिमेन। यू नो रिपोजिटरी का मतलब होता है एक तरीके से स्टोर्ड बोल सकते हैं आप। किसके काम, इस एक तरीके से क्या हमारे पास स्टोर्ड फॉर्म, ठीक है। अब हमारे पास स्टोर्ड फॉर्म्स में प्रेजेंट है बेटा, हमारे पास स्पेसिमेन जो है वो एक तरीके से ड्राइड प्राइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको हम स्टोर्ड फॉर्म में बोलते हैं। तो ये रोल है बेटा हमारे फ्यूचर के लिए, मतलब जो फ्यूचर में जो भी हम किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए किसी प्लांट स्पीसीज का हमें यूज करना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में हमारे पास क्या है, एक तरीके से रिपोजिटरी रोल प्रेजेंट है उसका। नाउ द सेफ्टी टाइप ऑफ द स्पेसिमेन, यानी हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हमने किसी पार्टिकुलर प्लांट के सेफ्टी पर्पज के लिए हम यूज कर सकते हैं। और सेफ्टी पर्पज का मतलब क्या है कि भाई मान लीजिए हम किसी जगह पर एक तरीके से कोई भी हम हर्बेरियम प्रिपेयर करते हैं बेटा, तो ऐसे पर्पस के लिए हमारे पास उस पार्टिकुलर स्पेसिमेन की सेफ्टी के लिए पार्टिकुलर कंडीशंस जरूरी हैं, और वो कंडीशंस हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देन उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द फ्लोराज मैनुअल्स एंड द मोनोग्राफिया। इसका मतलब क्या है बेटा, ये जो भी स्पेसिमेंस हमने रखे हैं, जिनकी भी हमने प्रिजर्वेशन की है, इन प्रिजर्वेशन को हम किसके लिए कर रहे हैं, मैं मान लीजिए सपोज कीजिए फ्यूचर में वो पार्टिकुलर स्पीसीज खत्म हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशंस में हमारे पास स्पेसिमेन है। उस स्पेसिमेंस के अंदर क्या है बेटा, भाई आप सबको पता है कि कोई भी एनिमल्स प्लांट है उसकी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी हुई है। अब इसी सेल्स के अंदर से हम क्या ले सकते हैं बेटा, क्रोमोसोम्स ले सकते हैं, क्रोमोसोम्स है ना, क्रोमोसोम्स ले सकते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स है ना बेटा, इन क्रोमोसोम्स का हम यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो भी हमारे पास जो एक्शन लेना होगा, हमने न्यू प्लांट्स की फॉर्मेशन की बात अगर हम करेंगे, तो वो सब चीजें हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट होंगी इसके केस में हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा इसी केस में हम ये भी कह सकते हैं कि ये पार्टिकुलर कंडीशन हमारे पास नॉलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या आप ये मान के चलिए बेटा नॉलेज के साथ साथ हमारे पास टैक्सोनॉमिकल कंडीशन है। ये प्लांट्स की कोई नॉलेज ऑफ द टैक्सोनॉमी है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उन सब चीजों की बात अगर हम करते हैं तो वो सब हमारे पास इसी केस में प्रेजेंट है। उसके बाद क्या है बेटा, अगर मान लीजिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो आइडेंटिफिकेशन है फैसिलिटी की बात करें। आइडेंटिफिकेशन फैसिलिटी का मतलब क्या है बेटा, मान लीजिए आप स्टूडेंट्स हो, तो आपको किसी पार्टिकुलर प्लांट्स का हमने ज्ञान देना है, नॉलेज प्रोवाइड करनी है। तो ऐसी सिचुएशंस में जो प्लांट्स रसिया में होता है, तो बेटा उस प्लांट्स को तो हम देखने नहीं जा सकते। ऐसे में अगर हमारे पास हम भी अपने नेशनल जो हमारे पास बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, या भाई हमारे पास जो हर्बेरियम ऑफ द फॉरेस्ट रिसर्च हर्बेरियम जो है देहरादून में, अगर वहां जाए तो हमें उस प्लांट्स का स्पेसिमेन मिलेगा, तो वहां पर हम उसको देख सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन फैसिलिटी की बात हम कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी प्लांट को। ट्रेनिंग फैसिलिटी, बिल्कुल ये सब प्रोसेस जो है बेटा, इसमें डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं, और जो ट्रेनर्स होते हैं वो इसके बेस के ऊपर किसी भी बॉटनिस्ट को, मतलब एक तरीके से जो प्लांट्स में इंटरेस्ट रखता है, जो फ्लोरा में इंटरेस्ट रखता है, उन सबको हम यहाँ से ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। रिसर्च सेंटर, डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर जो रिसर्च वर्क होता है बेटा, उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट है, तो उस रॉ मटेरियल्स की सहायता से जो स्पेसिमेन है हमारे पास, वाउचर स्पेसिमेन है, उस वाउचर स्पेसिमेन की सहायता से हमें ये काम कर सकते हैं। देन उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ द वाउचर स्पेसिमेंस, दिस इज द ऑलरेडी डिस्कस्ड पॉइंट, मतलब प्रिवेंशन कर सकते हैं, एक तरीके से प्रिजर्वेशन कर सकते हैं कि वो पार्टिकुलर जो कंडीशन है वहां पर जो हमारे पास वाउचर स्पेसिमेंस है, एक तरीके से उनकी सहायता से हम किसी प्लांट्स की किसी भी कंडीशंस की एक तरीके से प्रोटेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद है बेटा हमारे पास देखिए मेजर हार्बेरियम। देखिए दुनिया के अंदर सबसे पहला जो हार्बेरियम बना है बेटा, ठीक है, लुका गिनी एक प्रोफेसर है बेटा, थे, ठीक है, कौन, लुका गिनी, ठीक है बेटा, बॉटनी प्रोफेसर, ठीक है बेटा, बॉटनी प्रोफेसर इन इटली, ठीक है बेटा, और वहां पर, और कहां पर है ये बेटा, पिसा, ठीक है ना, पिसा इटली में है, इटली में सबसे ओल्डेस्ट
ये है हर्बेरियम हमारे पास, ओल्डेस्ट हर्बेरियम, ओल्डेस्ट हर्बेरियम, ठीक है ना बेटा, वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट हर्बेरियम है। अब हमारे पास कुछ फेमस हर्बेरियम है बेटा, देखिए इसमें फेमस में मैंने एक ही डाला है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो म्यूजियम ऑफ द नेशनल हिस्ट्री पेरिस में प्रेजेंट है बेटा। इसकी क्या खासियत है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रिजर्व्ड प्लांट्स के अंदर है, मतलब एक तरीके से यहाँ पर सबसे ज्यादा प्लांट्स की स्पीसीज प्रिजर्व की गई है बेटा। और उसमें कितनी है, 1 करोड़ स्पीसीज हैं जो हमने प्लांट्स की स्पीसीज को स्टोर कर लिया है। देन उसके बाद है हर्बेरियम ऑफ द फॉरेस्ट रिसर्च हर्बेरियम इंडिया के अंदर, देहरादून के अंदर, ठीक है। सेकंड हमारे पास बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये जो इंस्टीट्यूट है बेटा ये हावड़ा कोलकाता में प्रेजेंट है और ये भारत का सबसे बड़ा, ठीक है। हालांकि नेशनल इंस्टीट्यूट जो है बेटा वो दिल्ली में भी प्रेजेंट है प्लांट्स के बेस के ऊपर। तो ये सब चीजें थी हमारे पास टेक्सोनोमिकल एड्स का पहला पॉइंट, जिसको बेटा हम हर्बेरियम बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो है हर्बेरियम के बाद उसको हम इंक्लूड करते हैं बेटा बॉटनिकल गार्डन। मैंने आप लोगों को बताया था सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, बॉटनिकल गार्डन। अब इस रीजन की हम बात करते हैं ना बेटा, तो ये प्रिजर्वेशन किसके केस में होती है, प्लांट्स के केस में। हर्बेरियम प्लांट्स के केस में होता है, ना कि एनिमल्स के केस में। अंडरस्टैंड, आप इस बात को समझिए बेटा, ठीक है। और ये किसके केस में है, डेड पार्ट्स के बेस के ऊपर। अब एक लिविंग पार्ट्स की डिस्कशन करते हैं बेटा, और लिविंग पार्ट क्या होता है, बॉटनिकल गार्डन। सेकंड हमारे पास है बेटा बॉटनिकल गार्डन। ये भी टैक्सोनॉमिकल ऐड है बेटा, बॉटनिकल गार्डन बेटा, ठीक है। इस टैक्सोनॉमिकल ऐड के अंदर क्या होता है बेटा, मतलब ये एक तरीके से लिविंग ऐड बोल सकते हैं हम, लिविंग एड्स, ठीक है, लिविंग ऐड ऑफ प्लांट्स, ठीक है, मतलब बॉटनी के बेस के ऊपर लिविंग ऐड है बेटा, टैक्सोनॉमिकल ऐड है। अब इस टैक्सोनॉमिकल ऐड की अगर हम बात करते हैं तो मतलब हम क्या करते हैं, एक प्लेस वेयर द डिफरेंट वेरियस ग्रुप ऑफ द, मतलब प्लांट्स, जिसकी प्लांट्स की हम ये लिख सकते हैं बॉटनिकल गार्डन का मतलब ए प्लेस वेयर वी ग्रो numbers of plant, number of plants for different purposes, और वो पर्पज कौन से बेटा, फॉर द साइंटिफिक स्टडी, ठीक है बेटा, प्रिवेंशन, प्रिजर्वेशन, ठीक है बेटा, एक तरीके से फॉर देखो साइंटिफिक स्टडी, प्रिवेंशन, फॉर नॉलेज एटसेट्रा, ठीक है ना। इन सब पर्पज के लिए हम किसी एक पार्टिकुलर प्लेस के ऊपर जहां पर प्लांट्स की स्पीसीज को हम ग्रो करते हैं, उस पार्टिकुलर प्लेस को हम बॉटनिकल गार्डन के नाम से बोल सकते हैं बेटा। अब बॉटनिकल गार्डन की बात अगर हम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि बॉटनिकल गार्डन में हम कुछ ही प्लांट्स को ग्रो करते हैं, नहीं बेटा, हम बॉटनिकल गार्डन के अंदर अलग अलग तरीके के सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, लाइक दैट, जैसे हम ग्रीन हाउस बोलते हैं, ग्रीन हाउस है, ग्लास हाउस है, ठीक है ना। ग्लास हाउस की बात करते हैं तो जैसे कैक्टस है, कैक्टस प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं। जैसे बेटा हमारे पास और भी केस है, स्क्रीन हाउस बोल सकते हैं, ठीक है ना। उन स्क्रीन हाउस के अंदर भी हमें एक तरीके से जो स्मॉल साइज के प्लांट होते हैं, ठीक है ना, जिसमें हमें फोलिएज प्लांट्स बोल सकते हैं। कौन से बेटा, फोलिएज। अब फोलिएज प्लांट जो होते हैं ना, उनमें जैसे पाइनस वगैरह है, एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे पाइनस प्लांट है बेटा। इस तरीके के प्लांट्स को हम ग्रो कर सकते हैं। तो डिफरेंट कंडीशंस हम क्रिएट करते हैं, वो तो नेचुरल है बेटा, चाहे वो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं नेचुरल आर्टिफिशियल कंडीशन है, ठीक है। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो थियोफ्रेस्टस जो पर्सन थे बेटा, जो बहुत साल पहले प्रेजेंट थे, तो उस टाइम पर थियोफ्रेस्टस
ने सबसे पहले बोटनिकल गार्डन प्रिपेयर किया, ठीक है ना। तो हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे हिस्ट्री के मामले में, हिस्ट्री में हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि थियोफेरेस्टस जो पर्सन जो प्रेजेंट है बेटा, ठीक है, थियोफेरेस्टस, ठीक है, थियोफेरेस्टस जो पर्सन है उसने सबसे पहले, ठीक है, उसने सबसे पहले 372 से लेकर बेटा 287 BC, ये एक ऐसे पर्सन थे बेटा जिन्होंने सबसे पहले बोटनिकल गार्डन जो है वो बनाया और उसमें नंबर्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज को ग्रो करवाया। बाद में तो पता नहीं कितने लोग हैं, अब तो इतने ज्यादा बोटनिकल गार्डन है, हर घर के साथ बोटनिकल गार्डन हो सकते हैं, स्कूल के लेवल पे, कॉलेज के लेवल पे, नेशनल लेवल पे बेटा, यूनिवर्सिटी लेवल्स पे डिफरेंट बोटनिकल गार्डन्स प्रेजेंट हैं। अब वो डिफरेंट पर्पज के लिए हमें यूज कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, मेजर अगर वर्ल्ड के सबसे मेजर की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि न्यूयॉर्क के जो बोटनिकल गार्डन है यूएसए में बेटा वो 1801 के अंदर बना, ठीक है। हिस्ट्री की बात करें या मेजर बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। तो उसमें हमारे पास जैसे हमने पहला एग्जांपल दिया न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क बोटेनिकल गार्डन बेटा, ठीक है। ये गार्डन है बेटा 1801 के अंदर और इसमें लगभग 13,000 प्लांट्स की स्पीसीज हैं बेटा, ठीक है ना। कितनी स्पीसीज हैं? इंक्लूड बेटा 13,000 स्पीसीज, ठीक है, लिविंग स्पीसीज प्रेजेंट है इसके अंदर बेटा। उसके अलावा और भी बहुत सारे बोटनिकल गार्डन है, और जैसे बेटा पाडवा बोटनिकल गार्डन, ये कहां पर है बेटा? इटली में। ये भी बहुत पुराना है, 1845 का है शायद, आई थिंक, है हाँ, नहीं बेटा ये और भी पहले का है, ये है 1545 का बेटा। तो इस तरीके से बहुत सारे बोटनिकल गार्डन। अगर इंडिया की बात करते हैं बेटा तो इंडिया के अंदर भी बोटनिकल गार्डन प्रेजेंट हैं और उन बोटनिकल गार्डन में देखिए इंडियन बोटनिकल गार्डन कोलकाता बेटा, लॉयड बोटनिकल गार्डन दार्जिलिंग, नेशनल बोटनिकल गार्डन लखनऊ बेटा, गार्डन्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है बेटा। इसके अलावा हमारे पास क्या है? गार्डन ऑफ द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। अब ये सब जो रीजन है बेटा, इस सब रीजन्स का अपना रोल है, यानी बोटनिकल गार्डन जो है बेटा उनका भी अपना रोल है। अब बोटनिकल गार्डन्स का अपना क्या रोल है, वो रोल मैं आपके सामने बताता हूं। रोल्स ऑफ ए बोटनिकल गार्डन, रोल्स ऑफ ए बोटेनिकल गार्डन, ठीक है बेटा। बोटनिकल गार्डन के क्या रोल हैं? देखिए मैं रोल पहले लिखता हूं और फिर आपको समझाता हूं बेटा क्या क्या रोल हैं। तो बेटा जो रोल्स हैं हमारे पास, रोल्स ऑफ बोटनिकल गार्डन, तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास एस्थेटिक या रिक्रिएशन रोल है बेटा। अब इन एस्थेटिक्स या रिक्रिएशन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से ये क्या करते हैं, इस रोल का मतलब होता है बेटा एंजॉय। आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो किसी बोटनिकल गार्डन की विजिट करते हैं, तो वहां पर उन पर्सन्स को एक तरीके से एंजॉय फील होता है, एंजॉय फीलिंग्स, ठीक है। फीलिंग्स के लिए बेटा ये कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो पर्सन जो वहां पर विजिट करते हैं बेटा, उनको उस ग्रीनरी को देखकर, उस पूरे सिस्टम को देखकर सॉरी एक अच्छा अनुभव होता है। तो उसके लिए हमारे पास पहले कंडीशन क्या है, ये इस अच्छी कंडीशंस को फील करवाने के लिए हमारे पास बेटा बोटनिकल गार्डन्स हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है? मटेरियल्स
फॉर द बॉटनिकल रिसर्च। यस, मैंने आप लोगों को पहले ही जब हमने बॉटनिकल गार्डन की एक डेफिनेशन बताई तो उसमें कहा था किस चीज के लिए है बेटा साइंटिफिक स्टडी। कि कोई पर्सन जो है बेटा जो बॉटनिस्ट है वो प्लांट्स के ऊपर सर्च करता है, तो ऐसे में जो रिसर्च करता है, जो सर्च वो करता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको सैंपल्स की जरूरत होती है बेटा। तो वहां पर बॉटनिकल गार्डन जो होता है बेटा उसमें लिविंग सैंपल्स मिलते हैं, ठीक है ना, क्या मिलते हैं, लिविंग सैंपल्स मिलते हैं, तो उनके ऊपर वो रिसर्च कर सकते हैं। नाउ द ऑन साइट फॉर द टीचिंग, बिल्कुल हमारे इंडिया के अंदर तो ऐसा करते नहीं है, लेकिन फिर भी ऑन साइट टीचिंग हम कर सकते हैं। यानी जब भी हमें बॉटनी की क्लासेस पढ़ानी होती हैं बेटा तो हम फील्ड में जाके पढ़ा सकते हैं। यानी अगर हमारे स्कूल के अंदर बॉटनिकल गार्डन है तो हम उस बॉटनिकल गार्डन में बच्चों को एक विजिट करवा सकते हैं, वहां पर उन प्लांट्स के बारे में नॉलेज दे सकते हैं, किस तरीके से वो शो करता है, कैसे वो शो कर किस टाइप का है, तो वो सब चीजें हम बता सकते हैं। देन उसके बाद है कंजर्वेशन है। कंजर्वेशन का तो सिंपल सा वर्ड है कि यहां पर हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं बेटा, ठीक है ना, एक टाइप की, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कंजर्वेशन में प्रोटेक्शन या प्रिवेंशन तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं बेटा जो डेड पार्ट होते हैं उनकी कंजर्वेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, सीड एक्सचेंज। बिल्कुल बॉटनिकल गार्डन में प्लांट्स है तो बेटा उनके सीड भी होंगे और उन सीड को हम एक जगह से दूसरी जगह पर सप्लाई कर सकते हैं। हार्बेरियम एंड लाइब्रेरी, बिल्कुल हम उन प्लांट्स के अंदर से, अब वो लिविंग है, उनकी सहायता से हम पार्ट्स को कलेक्ट कर सकते हैं और उनको ड्राई करके प्रेस करके फिर से हम उसकी सहायता से हार्बेरियम बना सकते हैं बेटा। और लाइब्रेरी मतलब उन पार्टिकुलर प्लांट्स की नॉलेज जो है, हमें जो इंफॉर्मेशन है वो उससे मिल सकती है। पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इकोलॉजिकल रोल, बिल्कुल कोई भी बॉटनिकल गार्डन जो होता है बेटा उसमें बहुत सारे प्लांट्स होते हैं और प्लांट्स का हमारी अर्थ के ऊपर इंपॉर्टेंट रोल है बेटा। दोनों तरीके का रोल है बेटा, एक तो शॉर्ट टर्म, ठीक है, जिसमें हमें उनसे एक तरीके से फ्रूट मिलते हैं या कोई और पॉइंट है। दूसरा क्या है, लॉन्ग टर्म का मतलब बेटा वो क्या करते हैं, एनवायरमेंट में रेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीजन प्रोवाइडर का काम करते हैं, तो ये सब पॉइंट्स है हमारे पास बेटा। फिर है बेटा हमारे पास एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल जो उस बॉटनिकल गार्डन के अंदर जो भी पर्सन है जो उनकी एक तरीके से प्रोटेक्शन करते हैं, कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं, या भाई उसके केस में उनकी एक तरीके से वाटरिंग इरिगेशन की बात करें या किसी और पर्पज की बात करें, तो बेटा वो सब जो पर्सन है उन सब को उस पार्टिकुलर केस में जॉब मिलती है। तो यहां पर हमारे पास ये सब क्या है बेटा, रोल्स ऑफ बॉटनिकल गार्डन। नाउ उसके बाद नेक्स्ट एड जो है हमारे पास है उसमें हमारे पास है म्यूजियम बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जूलॉजिकल म्यूजियम, ठीक है। थर्ड एड हमारे पास क्या है बेटा, थर्ड है हमारे पास जूलॉजिकल म्यूजियम्स, ठीक है बेटा। अब जूलॉजिकल म्यूजियम, जैसे हमने हार्बेरियम की बात की थी ना, ऐसे ही जूलॉजिकल म्यूजियम भी एक ऐसा रीजन है जहां पर डेड एनिमल्स को कंजर्व करते हैं और वहां पर क्या था, प्लांट्स को कंजर्व करते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ए प्लेस वेयर वी कंजर्व और showing for publicly different plant animals and their parts in dead form, ठीक है बेटा। डेड फॉर्म्स में वो प्रेजेंट होते हैं। अब प्लांट पूरे के पूरे एनिमल्स भी हैं बेटा। तो बेटा यहां पर अगर हम बात करते हैं तो वही बातें हैं कि म्यूजियम्स के अंदर भी हम प्लांट एनिमल्स जो होते हैं उनकी कंजर्व्ड फॉर्म जो होती है बेटा, चाहे वो कंप्लीट एनिमल्स अगर स्मॉल फॉर्म है तो उसको, या फिर लार्ज एनिमल्स है तो बेटा किसी की बोन है हमारे पास, किसी के एग सील है बेटा, किसी के क्लॉज हैं, विदर्स हैं,
इस तरीके से, या उनकी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उन सब चीजों को हम एक तरीके से सेरेमनी की तौर पर हम उनको शो करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास म्यूजियम जो वर्ड होता है बेटा, इसके बेस के ऊपर अगर हम हिस्टोरिकली कंडीशन देखें, हिस्टोरी, तो इंडिया के केस में अगर हम बात करते हैं ना हिस्ट्री के केस में, तो बेटा एशियाटिक सोसाइटी जो है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बेटा 1784 के अंदर, इन 1784 के अंदर यही एक पहली ऐसी एसोसिएशन है जिन्होंने क्या किया बेटा, जूलॉजिकल म्यूजियम जो होते हैं उसके ऊपर वर्क किया। ठीक है ना, फर्स्ट आप क्या कह सकते हो, फर्स्ट इंडियन सोसाइटी या फर्स्ट इंडियन एसोसिएशन बेस्ड ऑन किसके ऊपर बेटा, जूलॉजिकल पार्क्स भी बोल सकते हो एंड म्यूजियम्स। ठीक है बेटा, इसके ऊपर बेस्ड है, जो क्या करती है, प्रिजर्वेशन करती है नॉलेज के लिए या किसी भी पर्पस के लिए आप बोल सकते हैं। तो इंडिया के अंदर, बंगाल के अंदर नेशनल जूलॉजिकल बेटा म्यूजियम प्रेजेंट है, और भी एरिया ऐसे हैं जहां पर ये सब चीजें प्रेजेंट है बेटा। अब देखिए ये सब मतलब आप एक तरीके से क्या समझेंगे कि इसका एम क्या होता है, मतलब क्यों है जरूरत हमें जूलॉजिकल म्यूजियम्स की। तो जूलॉजिकल म्यूजियम और पार्क में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है बेटा, सिर्फ डिफरेंस है तो म्यूजियम एक ऐसी जगह पर है जहां हमें डेड एनिमल्स को या उसके पार्ट्स को प्रिजर्व करते हैं, कंजर्व करते हैं, जबकि हमारे पास जूलॉजिकल पार्क जो होता है बेटा उसमें हम लिविंग, जूलॉजिकल पार्क मतलब जू जिसको हम बोलते हैं, वहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनके केस में। अब हमारे पास अगर बात करते हैं, हम लेवल की बात करते हैं कि म्यूजियम के लेवल क्या होते हैं, तो बेटा उस लेवल को हमने कैटेगराइज कर सकता है 3 ग्रुप्स में। ठीक है, वो 3 ग्रुप्स कौन कौन से हैं, कहां कहां पर किस किस तरीके से हम उनको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखिए हमने 3 लेवल बना दिए हैं, लेवल ऑफ म्यूजियम्स। ठीक है, जूलॉजिकल म्यूजियम्स आप ये बोल सकते हैं कैटेगरीज। ठीक है ना, हमारे पास क्या बन सकती है, कैटेगरीज ऑफ जूलॉजिकल म्यूजियम्स। ठीक है बेटा, कैटेगरी बना ली हमने, और वो 3 कैटेगरी हैं बेटा, कौन कौन सी हैं। एक तो हम बोल सकते हैं स्मॉल, ठीक है, स्मॉल म्यूजियम्स है बेटा। दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, दूसरा हम बोल सकते हैं मीडियम म्यूजियम्स। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, लार्ज म्यूजियम्स। ठीक है, अब ये तीनों कैटेगरी पता कैसे क्या शो करती है बेटा। देखिए स्मॉल म्यूजियम की अगर हम बात करें ना, जिक्र करते हैं, जैसे यहां पर हमारे पास है एग्जाम्पल देते हैं, ए स्कूल लैब है ना बेटा। जो जूलॉजिकल लैब जो होती है ना, जूलॉजिकल लैब भाई स्कूल लैब है एंड कॉलेज लैब है बेटा। तो यहां पर क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, एनिमल्स के स्पेसिमेंस होते हैं, तो उसके बेस के ऊपर हम इसको स्मॉल म्यूजियम के नाम से जान सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, अगर मीडियम म्यूजियम की बात की जाए तो उसके भी एग्जांपल हम डाल सकते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज लैब जो होती है ना, यूनिवर्सिटीज जूलॉजिकल डिपार्टमेंट, जूलॉजिकल डिपार्टमेंट्स है ना बेटा। जूलॉजिकल डिपार्टमेंट्स जो होते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, वहां पर भी हमारे पास डिफरेंट सैंपल्स प्रेजेंट होते हैं, मींस एनिमल्स या प्लांट्स की जो फॉर्म्स होती हैं प्रिजर्व्ड फॉर्म में बेटा, वो सब चीजें प्रेजेंट होती हैं हमारे पास ना। उसके बाद हम किसको बोल सकते हैं बेटा, लार्ज म्यूजियम। लार्ज म्यूजियम की बात अगर हम करते हैं तो वो नेशनल लेवल म्यूजियम्स की बात करते हैं, म्यूजियम्स ऑन नेशनल लेवल। ठीक है बेटा,
नेशनल लेवल्स पे जो म्यूजियम होते हैं उसके अंदर। अब यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ ये जो साइज है बेटा ये किसके बेस के ऊपर है भी, कंजर्व्ड प्लांट्स एनिमल्स के बेस के ऊपर, कंजर्व्ड प्रोडक्ट के बेस के ऊपर, उसके नंबर के ऊपर बेस्ड है। तो जितना बड़ा म्यूजियम बेटा उतने ही ज्यादा उसमें कंजर्वेशन के चांस होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ही डिफरेंट लेवल्स हमने बना लिए हैं। इन डिफरेंट लेवल्स के बाद हमारे पास क्या है बेटा कि म्यूजियम जो होते हैं, ठीक है, उसके केस में हमें कुछ स्पेसिफिक कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जब हम वहां पर विजिट करते हैं तो हमें किसी पार्टिकुलर रूल्स को फॉलो करना पड़ता है बेटा। तो म्यूजियम्स के अंदर जो रूल्स होते हैं बेटा, रूल्स जो होते हैं उनको क्या क्या कंडीशन है हमारे पास, देखिए वो क्या क्या है। डोंट टच एनीथिंग, ठीक है ना बेटा, किसी भी चीज को कोई भी टच नहीं करना चाहिए, उसको डिस्प्लेस नहीं करना चाहिए। जो म्यूजियम्स के अंदर कोई भी जो भी रखा है प्रोडक्ट है बेटा उसको टच नहीं करना चाहिए। सेकंड क्या, डोंट मेक अ नॉइस, ठीक है ना, उस पार्टिकुलर प्लेस के ऊपर आप आवाज ना करें, क्योंकि उस आवाज की वजह से दूसरे जो विजिटर होते हैं बेटा वो डिस्टर्ब होते हैं। देन एग्जामिन एवरीथिंग केयरफुली, आप हर किसी चीज को अच्छे से, ठीक है ना, एग्जामिन करें और किसी भी एक पार्टिकुलर साइट के ऊपर बेटा लंबे टाइम तक खड़ा ना रहे, ठीक है। मेक नोट ऑफ, अब ये भी बात सही है, अब आपको उसमें से कुछ मेन इंफॉर्मेशन मिलती है वहां पर, तो उस मेन इंफॉर्मेशन को आप नोट डाउन करें, राइट डाउन करें बेटा किसी भी पेज के ऊपर कहीं पर भी, ठीक है। उसके अलावा आप बाद में फिर से एडिशनल इंफॉर्मेशन गैदर करें बेटा, इंटरनेट की सहायता से या किसी गाइड की सहायता से या अपने किसी टीचर की सहायता से या पेरेंट्स की सहायता से, ठीक है। अब आप इन सब चीजों को केयरफुली वॉच करें बेटा, ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या होती हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी और भी होती हैं जूलॉजिकल पार्क्स में जो इस पार्टिकुलर विजिट को अट्रैक्टिव करती हैं बेटा। अब अट्रैक्शन कैसे किया जा सकता है उस विजिट के मामले में, भाई क्या किया जा सकता है। अगर मान लीजिए हम किसी जूलॉजिकल म्यूजियम में जाते हैं तो वहां पर हमें, अगर मान लीजिए एनिमल्स की कोई फिल्म शो करें, ठीक है, जिस फिल्म के बेस के ऊपर आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा उस पार्टिकुलर एनिमल्स के साथ, या वहां पर एनिमल्स के बेस के ऊपर कोई गिफ्ट गैलरी हो बेटा, गिफ्ट गैलरी का मतलब एनिमल्स ही उसमें हो, एनिमल्स को ही शो किया हो, वो गिफ्ट की फॉर्म में हम उनको यूटिलाइज करें। या उसके साथ क्या है बेटा, रिफ्रेशमेंट सेंटर, बिल्कुल रिफ्रेशमेंट सेंटर की बात अगर हम करें तो बेटा बिल्कुल, अगर आप किसी पार्टिकुलर एरिया में विजिट करोगे तो सिंपल सी बात है, यू आर हंग्री और टायर्ड आल्सो टायर्ड, तो आपको इसके लिए स्पेशल रिफ्रेशमेंट अगर वहां पर आपको मिलती है, रिफ्रेशमेंट का प्रोग्राम है तो आप रिफ्रेश भी हो जाओगे और एक तरीके से बेटा आपकी जो हंगरनेस है, आपकी जो भूख है वो भी शांत होगी और आपको फिर से एनर्जी मिलेगी और आप बूस्टअप होके फिर से विजिट कर सकते हो, मतलब मूव कर सकते हो उस पार्टिकुलर एरिया में। इसके बाद बेटा वहां पर विजिटर बुक्स प्रेजेंट होती हैं, उन विजिटर बुक्स की सहायता से आप डिफरेंट एनिमल्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, उसके बारे में वहां पर इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। उसके साथ हमारे पास है बेटा जो जूलॉजिकल म्यूजियम्स होते हैं ना, इन जूलॉजिकल म्यूजियम्स का भी रोल होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द जूलॉजिकल म्यूजियम्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स, हम लिख सकते हैं बेटा इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द तो बेटा जो ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी भी पार्टिकुलर जूलॉजिकल म्यूजियम्स के, उस ऑब्जेक्ट्स ऑफ एग्जिबिट जो वहां पर रिप्रेजेंट कर रखा है वो किस तरीके से हमने उसको रिप्रेजेंट कर रखा है, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस है बेटा। सबसे पहले हमारे पास उसमें क्या रख रखा है बेटा, स्टफ्ड एनिमल्स। स्टफ्ड एनिमल्स का मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी स्मॉल एनिमल्स है वो स्टफ्ड फॉर्म में रख सकते हैं वहां पर, क्योंकि वो ज्यादा स्पेस नहीं रखता है बेटा। अब स्टफ्ड का मतलब एक तरीके से सूखा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई स्पैरो की डेथ हो जाती है बेटा, तो उस स्पैरो को हम उस पार्टिकुलर म्यूजियम में रख सकते हैं। उसकी बॉडी जो है वो स्टफ्ड फॉर्म में है बेटा। कोई फ्रॉग है, उसके इंटरनल पार्ट्स को रिमूव करके उसकी कैविटी के अंदर हम कोई पेपर वगैरह है जो वो डाल दे ताकि उसकी बॉडी की शेप प्रॉपर मेंटेन होती दिखाई दे, उसको स्ट्रेचिज कर दे और वो जो मॉडल होगा हमारे पास उसको स्टफ्ड मॉडल के नाम से बोलते हैं बेटा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टफ्ड हेड। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं बेटा जो बहुत बड़े होते हैं, तो ऐसे में पूरे एनिमल्स को स्टफ्ड फॉर्म में रखना ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम क्या कर सकते हैं, उनके जो मेन पार्ट्स होते हैं उसको
हम स्टफ्ड फॉर्म में रख सकते हैं। जैसे एलिफेंट है बेटा, उसकी गर्दन को मतलब उसके हेड रीजन को हम रख सकते हैं, जिसमें उसका टस्क भी है, ईयर भी है, आईज भी वो दिखाई देंगे, लॉयन है, एंटीलोप्स है, इस तरीके से हम उसको इसमें रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, प्रिजर्व्ड एनिमल्स। प्रिजर्व्ड एनिमल्स का मतलब क्या होता है बेटा, स्पेशल एक लिक्विड बनाया जाता है, 5% फॉर्मेलाइन उसमें प्रेजेंट है बेटा। ठीक है, फॉर्मेलाइन है, फॉर्मेलाइन प्लस में 75% इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल प्लस में उसमें जो बच गया बेटा 20% वाटर। तो इस तरीके से हम उसकी प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, मतलब एक सॉल्यूशन बनाएंगे, उस सॉल्यूशन के अंदर उसको डीप कर देंगे बेटा। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, लाइक दैट फिशेज हैं, जैसे इसके केस में हम एग्जांपल रख सकते हैं, जैसे फिश है, फिशेज है, एम्फीबियन है, एम्फीबियंस है बेटा, या रेप्टाइल्स हैं। तो कुछ ऐसे एनिमल्स जिनका साइज एक तरीके से छोटा होता है, उनको हम किसी ग्लास जार में प्रोटेक्ट कर सकते हैं बेटा। नाउ द ड्राइड एनिमल्स, बिल्कुल वही बात यहाँ पर, जैसे स्टफ्ड एनिमल्स थे ऐसे ही ड्राइड एनिमल्स को भी हम वहां पर रख सकते हैं, जिसमें रेप्टाइल्स वगैरह हैं, स्नेक वगैरह हम यहाँ पर रख सकते हैं। स्केलेटन, बिल्कुल बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं बेटा जो एक तरीके से जिनका एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब वो एनिमल्स जब हम डिगिंग करते हैं तो ऐसी फॉर्म में हमें उसके स्केलेटन मिलते हैं, जैसे डायनासोर्स। ठीक है बेटा, डायनासोर्स है तो उनकी बॉडी को, वो बॉडी हमारे पास नहीं है बेटा, उसके लिए हमारे पास स्केलेटन प्रेजेंट है, उस स्केलेटन को हम वहां पर पुट अप कर सकते हैं और मतलब एक तरीके से विजिटर का नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, कुछ केसेस में हम बर्ड्स के कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें बीक है, चोंच है बेटा, डिफरेंट टाइप्स की बीक है, उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। फिट्स का मतलब उसके क्लाउज हैं, एग की शेप, साइज, स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए, फीदर्स दिखाने के लिए कौन किस तरीके की है, और नेस्ट बिल्डिंग की बात हम कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हमारे पास क्या है बेटा, सब प्रिजर्वेशन के मेथड ये हैं। ठीक है, शो करने के मेथड है। मोलस्कस सील, यानी मोलस्का जो हमारे पास फाइलम है बेटा, उसमें जो डिफरेंट टाइप के मोलस्कल ग्रुप प्रेजेंट है, स्नेल्स मिलते हैं, सीप मिलते हैं बेटा, वो सब हम उसको सील की फॉर्म में यहाँ पर रख सकते हैं। एलिफेंट टस्क, हाथी दांत जो होते हैं बेटा, उनको रख सकते हैं। या उसके साथ साथ फॉसिल्स है हमारे पास, जो डेड रिमेन्स जो मिलते हैं हम, जिनको हमें अर्थ के अंदर से डिग आउट करके निकालते हैं बेटा, उनको पुट अप कर सकते हैं। नाउ मॉडल्स एंड चार्ट, बिल्कुल जिन ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रखते बेटा, मतलब जो हमारे पास इनमें से किसी भी फॉर्म में नहीं प्रेजेंट है, उन एनिमल्स के हम चार्ट लगा सकते हैं, उनके मॉडल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को उससे उसके बारे में नॉलेज मिले बेटा। उसके बाद एनिमल्स प्रोडक्ट। अब एनिमल्स प्रोडक्ट में डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हो सकते हैं। कोई एनिमल्स किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई एनिमल किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई, जैसे हनीकम है, पल्प है, मड नेस्ट है, वास्प जो होती है ना, जब बम्बल बी वगैरह जो होती है बेटा, पिरल्स है, मोती है, सिल्क, हनी, बी वैक्स वगैरह जो है, लाख है, मस्क है बेटा। इवोरी, एनी प्रोडक्ट्स जो भी एनिमल्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, उन सब चीजों को हम एज ए उस म्यूजियम के अंदर पुट अप कर सकते हैं। तो बेटा आज हमारे पास इस लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है, वो लास्ट टॉपिक क्या है बेटा, देखिए हमारे पास ये जूलॉजिकल म्यूजियम था बेटा, तो हमारे पास लास्ट केस में क्या है, जूलॉजिकल पार्क है, यानी 4th नंबर पे हमारे पास क्या है, जूलॉजिकल पार्क। क्या है बेटा हमारे पास जूलॉजिकल पार्क। फोर्थ नंबर क्या है बेटा, जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, अब जूलॉजिकल पार्क के जो वर्ड यूज किया जाता है बेटा, इसका मतलब क्या है। जूलॉजिकल पार्क बेटा क्या होता है, एक ऐसा प्लेस होता है जिसमें हम लिविंग एनिमल्स को कंजर्व करते हैं, और लिविंग एनिमल्स को कंजर्व करते हैं कहां पर, अंडर नेचुरल और आर्टिफिशियल हैबिटेट। यानी हम आर्टिफिशियल हैबिटेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं या नेचुरल कंडीशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं बेटा। अगर आर्टिफिशियल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं तो उसको, जिसको हम जू के नाम से बोलते हैं, मतलब एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में हम एनिमल्स को कंजर्व करते हैं और लिविंग फॉर्म में कंजर्व करते हैं। हम आप सब लोगों ने जू के अंदर विजिट की होगी बेटा। अब देखिए बेटा,
इसका मेन उद्देश्य क्या है, क्या है मेन ऑब्जेक्टिव ऐसा करने का? ऐसा करने का ये ऑब्जेक्टिव है बेटा, नंबर 1 कंडीशन कि अगर नेचुरल में भी रखेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कंजर्व कर रहे हैं। जैसे टाइगर रिजर्व पार्क आपने सुने होंगे ना, टाइगर रिजर्व पार्क जो होते हैं, टाइगर रिजर्व पार्क, ठीक है, या सेंचुरीज के नाम सुने होंगे बेटा आपने, सेंचुरीज, ठीक है, या बायोस्फीयर सुने होंगे बेटा, बायोस्फीयर, रिजर्व बायोस्फीयर। तो इस तरीके के जितने भी ये केसेस हैं बेटा उसको हम किसमें, जूलॉजिकल पार्क्स में ही इंक्लूड करते हैं। हालांकि ये जो केसेस हमने बताए हैं ये सब नेचुरल कंडीशन है। जूलॉजिकल पार्क यानी जू जो होता है बेटा उसको हम आर्टिफिशियल बोलते हैं, और यहाँ पर भी हमारे पास इसके लेवल्स हैं। नॉर्मल जू जो है, मीडियम जू जो है, लार्ज जू जो है, जैसे दिल्ली के अंदर, जयपुर के अंदर, बेंगलोर के अंदर जो जू है बेटा वो बड़े जू हैं जिनके अंदर नंबर्स ऑफ स्पीसीज जो है बेटा वो ज्यादा है। लेकिन नॉर्मली अगर हम रोहतक, भिवानी की बात करते हैं तो वहां पर भी जू प्रेजेंट है बेटा, लेकिन वो एक तरीके से स्मॉल लेवल के जू हैं जहां पर कुछ ही मतलब 25-30 एनिमल्स ही वहां पर प्रोटेक्टेड हैं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, एनिमल्स की प्रोटेक्शन कर सकते हैं बेटा। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको बोलते हैं हमें की कंसेप्ट, और वो की कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, देखिए जब भी हम किसी ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं बेटा तो उसके लिए हमें क्राइटेरिया बनाना होता है। वो क्राइटेरिया जो होता है वो की होती है जिसके बेस के ऊपर हम एनिमल्स को कंजर्व तरीके से, एनिमल्स का नोमेनक्लेचर या टैक्सोनॉमिकल उसको यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास ऐसे में 2 तरीके की कंडीशन होती है बेटा, इंडेंडेंट की या आप एक तरीके से ये बोल सकते हो ब्रैकेटेड की, ठीक है। इंडेंडेंट की या ब्रैकेटेड की जो होती है बेटा उनका मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है, हालांकि दोनों की जो होती हैं वो एक तरीके से वर्क करती हैं बेटा, या दोनों की जो होती है वो स्पेसिफाई करती हैं। यानी कि पहली बात तो इंडेक्टेड की जो होती है उसका मतलब क्या होता है बेटा, ऐसी की जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स को दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ स्पेसिफाई करती हैं उसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस के ऊपर। यानी दूसरी चीज हमारे पास क्या है बेटा, दूसरी चीज हमारे पास है ब्रैकेटेड की जो होती है। इसका मतलब क्या होता है, किसी इंडिविजुअल स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को उसके सेपल, पेटल, सेंट्रोसियम, गाइनोसियम या लीफ का नंबर, फाइलोटैक्सी, इस तरीके से जो हमारे पास वर्ड है मतलब टेक्निकल टर्म के बेस के ऊपर हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने आप लोगों को क्या पढ़ाया है, मेन हमने पढ़ाया है टैक्सोनॉमिकल एड्स, और टैक्सोनॉमिकल एड्स में हमने जो जो पढ़ाए हैं 4 मेन एड पढ़ाए हैं, जिसमें 2 प्लांट्स के बारे में, 2 एनिमल्स के बारे में। प्लांट्स में हमारे पास एक नॉन लिविंग के लिए, एक लिविंग के लिए, लाइक दैट हर्बेरियम जो है वो नॉन लिविंग के लिए है, और दूसरा बोटनिकल गार्डन जो है बेटा वो लिविंग के लिए है, ठीक है। जबकि प्लांट्स के केस में हमने जूलॉजिकल म्यूजियम की बात की और म्यूजियम्स में हमने डेड एनिमल्स को रखा, जबकि जूलॉजिकल पार्क्स की बात करें तो लिविंग एनिमल्स को। इन सभी पार्ट्स की डेफिनेशन हमने दी। इंडिया में सबसे बड़े जूलॉजिकल पार्क्स, बोटनिकल गार्डन, म्यूजियम कहां पर प्रेजेंट है या वर्ल्ड में कहां पर प्रेजेंट है, उसके साथ हमने इनके रोल भी बताए और ऑब्जेक्टिव बताए। आपको रोल और ऑब्जेक्टिव सभी के पता होने चाहिए बेटा। यहां पर कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है बेटा कि बड़े से बड़ा नेशनल पार्क, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम वो कहां है। तो इस तरीके की जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है बेटा, अगर हम देखिए यहां पर भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क से, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है हमारे इंडिया का सबसे पहला पार्क है, ठीक है। वो एलिफेंट्स के लिए सबसे पहले उसको हमने बोला था कि एलिफेंट्स के लिए, लेकिन बाद में टाइगर रिजर्व उसको बना दिया बेटा। दाजीगाम नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है, सिमलीपाली नेशनल पार्क है या बायो रिजर्व है बेटा। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे हैं, पार्क भी हैं जिनको हम रिजर्वायर भी बोल सकते हैं, बर्ड सेंचुरीज हैं, ठीक है। कोयला देव घाना बर्ड सेंचुरी राजस्थान भरतपुर। तो इस तरीके से बहुत सारे प्लेसेस हैं बेटा जिनको हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की फॉर्म में हमें एक तरीके से अपनी नॉलेज में रख सकते हैं। तो बेटा आज के लेक्चर में हमारे पास इतना ही, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है बेटा वो अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें, ठीक है। तो हमारे पास इतना ही आज के लिए। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे बेटा।